नमस्कार, मैं डॉक्टर दयानिधि जना, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आप सभी को हमारे कोर्स एनिमल हस्बेंड्री ए टेक्निकल अप्रोच यानी पशुपालन एक तकनीकी दृष्टिकोण में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो अभी हम 10वीं वीक में पहुंच चुके हैं। तो आज की जो हम चर्चा करेंगे जिस विषय का नाम है ब्रीडिंग साउंड इवैल्यूएशन ऑफ द बुल, यानी बैल या सांडों के प्रजनन क्षमता का मूल्यांकन। ये आखिरी स्टेप है, आखिरी क्लास है जिसपे फंडामेंटल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान के मूल सिद्धांत के मॉड्यूल के अंतर्गत है। तो चलिए बिना देर किए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज की जो विषय है तो उसको हम कई भाग में बंटन किए हैं, जैसे कि ये ब्रीडिंग साउंड इवैल्यूएशन ये होता क्या है, इसको करने का क्या जरूरी है, क्यों हम बैल की जो प्रजनन क्षमता का हम मूल्यांकन करें, क्या आवश्यकता है और किस किस चीज पे हम उसको कोई बैल या सांड को हम मूल्यांकन करें, और कुछ एग्जाम्स मतलब जैसे कुछ टेस्ट की जरूरत है कि नहीं, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से हम डिस्कस मतलब चर्चा करेंगे। तो चलिए वो ब्रीडिंग साउंड इवैल्यूएशन यानी बैलों की प्रजनन क्षमता का मूल्यांकन क्या होती है। अगर आप में से कोई डिस्कवरी चैनल या नेशनल ज्योग्राफी चैनल देखे होंगे, प्रकृति में क्या होती है, जो मादा होती है, जो फीमेल होते हैं, वो मेल एनिमल मतलब ब्रीडिंग के लिए वो चुनते हैं। आपने हो सकता है उनके कैसे दिखते हैं, जानवर कैसे मेल कैसे दिखता है, कितना उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसका एग्रेशन कितना जो होता है ना, जैसे कि उसका कैसे व्यवहार है, वो सब को देखते हुए मादा क्या होता है वो चयन करती है। लेकिन अगर हम यहाँ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए अगर हम वीर्य का हम भंडारण या संग्रह कर रहे हैं तो उसके लिए हमें उसके अलावा कैसे जानवर दिखता है, उससे अलावा बाकी बहुत सारे गुण में हम छांटते हैं कि हाँ इस बैल या इस सांड से हम वीर्य संग्रह करेंगे या उसके बाद हम भंडारण करेंगे। तो ये सब सिस्टम के लिए हम ये प्रजनन क्षमता का जो मूल्यांकन करते हैं ये बहुत जरूरी है। तो चलिए ये कब शुरू हुआ था, ये ब्रीडिंग साउंड इवैल्यूएशन यानी प्रजनन क्षमता का जो मूल्यांकन ये कब से शुरू हुआ था। तो बहुत साल पहले कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर तो उन्होंने डिसाइड किए कि उनके मतलब पूरा निर्णय किए कि कोई भी ऐसे सांड नहीं है कि जैसे कोई सांड आ जाए हम उनमें से वीर्य ग्रहण मतलब वीर्य संग्रहण करके हम कृत्रिम गर्भाधान के लिए हम उसको इस्तेमाल करें, जो कि 1976 में पहली बार उन्होंने कुछ निर्णय लिए कि हाँ इस मतलब आधार के ऊपर जो मान लीजिए 3 या 5 हो गया, जैसे उस गुण के हिसाब से गुणवत्ता के हिसाब से उन्होंने कोई भी बैल या सांड को वो सिलेक्शन करेंगे। वो बाद में आके 1993 में फिर से और कुछ जो हम कहते हैं पैरामीटर जो कहते हैं कुछ और गुणवत्ता उसमें जोड़ा गया है। तो मूल तरह 4 भाग में हम कोई भी बैल या सांड को हम मूल्यांकन करते हैं। हो सकता है जैसे जनरल एंड रिपोर्टिव फिजिकल एग्जामिनेशन, इस पे क्या कहते हैं, वो नॉर्मली बुल का स्वास्थ्य कैसा है, उसका सारा जैसे हिस्सा शरीर की सारा हिस्सा, मान लीजिए आगे की छाती का कितना चौड़ाई है, कैसे उसका पाचन शक्ति है, कैसे उसका मतलब सारा जो प्रजनन जो तंत्र है वो सारा कैसा है, तो उस बेसिस पे हम लोग उसको जज करेंगे। उसके बाद आता है स्क्रोटल सर्कम्फरेंस, मतलब जो अंडकोश का जो परिधि है वो कितना है। हमेशा क्या होता है अंडकोश के परिधि के हिसाब से हम कोई बुल अच्छा है बुरा भी हम कह सकते हैं। मान लीजिए जो बड़ा जिसका अंडकोश का परिधि जिसका ज्यादा है तो जाहिर की बात है वो ज्यादा वीर्य वो दे सकता है, तो उसी हिसाब से हम अंडकोश की परिधि भी हम जांच करते हैं। तो अगले ये है तीसरे स्टेप में आता है वो है स्पर्म मोटिलिटी, यानी जो वीर्य का जो गतिशीलता वो देखते हैं उसमें कुछ, जिसमें वीर्य जैसे कि कोई भी सांड से हम वीर्य संग्रह किए उसके बाद हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं कि उसके जो सारे वीर्य जो है वो कैसे गतिशील है, कि बिल्कुल गतिशील नहीं है या कम गतिशील है, तो उसके हिसाब से भी हम जांच करते हैं। तो चौथी जो है स्पर्म मॉर्फोलॉजी, यानी जो वीर्य है वो कैसा दिखता है। कोई भी वीर्य जैसे होता है वो जैसे कि हम कहते हैं जैसे हेड नेक या टेल जैसे 3 भाग में जैसे विभाजित किए हैं, तो उस पे कोई भी जैसे कि हिस्से में कोई गड़बड़ी ना हो, कि कोई जैसे कि टूटा हुआ है, कोई थोड़ा सा सूजा हुआ है,
तो ये सबको हम हटा के हम फाइनली जो अच्छे वाले वीर्य होते हैं तो उनको लेते हैं। जैसे कुछ सांड में जैसे कि हो गया कि वीर्य संग्रह किया, उसमें देखिए कि बहुत सारे जो वीर्य है वो खराब है, तो उस सांड को हम निकाल सकते हैं हॉर्न से, क्योंकि वहां रखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वीर्य निकलता है वो अच्छा वाला वीर्य नहीं है। तो इसीलिए ये जो मूलतः ये 4 जो चीज है कि कैसे दिखता है, उसका शरीर में हर अंग प्रत्यंग सब सही है कि नहीं, उसका अंडकोश का कितना परिधि है, और जो वीर्य निकलता है वो सही से सब गतिशील है कि नहीं, और कितना उसमें जो मरा हुआ या फिर विकृत वीर्य है वो सबको आधार पे हम डिवाइड करते हैं, मतलब विभाजित करते हैं। तो इसने चारों में जो हम देखें, मान लीजिए 100 सांड हम देखें, उस पे से इस 4 भाग में हम डिवाइड, मतलब 4 जो कैटेगरी से हम लोग लिए, उसको हम 3 नॉर्मली ये सैटिस्फैक्टरी, अनसैटिस्फैक्टरी और क्वेश्चनेबल, ये 3 भाग में हम बांटते हैं। सैटिस्फैक्टरी क्या होता है वो हम आगे बताएंगे कि ये इतने, जब मान लीजिए 100 मार्क है, जैसे 100 मार्क हम बोलते हैं 60% से अबव जो होता है फर्स्ट क्लास होता है, 50% जो सेकंड क्लास, वैसे हम भाग में करते हैं कोई भी स्टूडेंट्स को। तो उसी हिसाब से जो बेल को है, अगर हम 100 मार्क में देख रहे हैं तो कितना मार्क रखने से तो वो सैटिस्फैक्टरी हो जाएगा, कितने मतलब कम होगा, अगर मान लीजिए 50 या 60 किस में से कम होने से उसको हम चयन नहीं करेंगे या अनसैटिस्फैक्टरी होता है। और कुछ होते हैं जैसे क्वेश्चनेबल ब्रीडर्स होते हैं। क्वेश्चनेबल मतलब जिसमें हम प्रश्नवाचक लगा सकते हैं कि हाँ ये आज के समय पे ये नहीं है, हो सकता है वो कल जाके अगर दूसरी बार अगर दोबारा हम अगर उसको जांच करेंगे, हो सकता है वो सफल हो सकता है। नॉर्मली क्या होता है, ये जो यंग बुल्स होते हैं उनके पास जांच की पैरामीटर्स होते हैं, उसमें सक्सेसफुली पास नहीं हो पाते हैं, हो सकता है उनको और समय देते हैं तो वो उसको सीमा को पार कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे वो 3 भाग में हम बांटते हैं, सैटिस्फैक्टरी, अनसैटिस्फैक्टरी एंड क्वेश्चनेबल। नाउ जैसे पहले बोल दिए, ये क्यों जरूरी है ब्रीडिंग साउंड इवैल्यूएशन या फिर प्रजनन क्षमता का मूल्यांकन क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर सांड से हम वीर्य लेते हैं, जैसे वो कोई गाय उसी से गाभिन होती है, तो वो जो जेनेटिक ट्रांसफर होता है उसके लिए कोई किसी का नस्ल हमें अच्छे से बढ़तर, कोई नस्ल का बढ़तर करनी है, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है। अगर अच्छा बोल और अच्छा सांड है तो उसका जो गुणवत्ता है, जो उसके जो नस्ल में जो पावर है, जो ताकत है, वो अगली पीढ़ियों में वो ट्रांसफर होता है। तो इसीलिए इसका करना जरूरी बहुत है। उसके बाद हम जैसे कि मानते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन या दूध का उत्पाद बढ़ाने के लिए भी, क्योंकि बुल के अंदर वो क्या पोटेंशियल रहता है, वो जो हम जो कहते हैं नस्ल में वो रहता है, तो बुल का जो या सांड का जो उसका जो ताकत है वो दूसरी पीढ़ी तक वो जा सकता है। और तीसरा चीज है जो बहुत अहमियत है, और इकोनॉमिक बेनिफिट या जो लाभ या जो नुकसान के बारे में, अगर आपके पास कोई सीमेंट स्टेशन है जहां पे हम वीर्य कलेक्शन करते हैं, जो जहां सारा भंडारण करते हैं, 50 बैल हैं और 50 में से मान लीजिए 40 आपका सही है, लेकिन 10 में उस वीर्य सही नहीं निकलता है, तो लेकिन अगर आप उसको रख रखाव कर रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उसको जितना दवाई खर्चा हो रहा है तो सारा खर्चा तक उठा रहे हैं। तो इसके लिए अगर हम जांच करेंगे, अगर वो देखेंगे कि ये बैल हमारे कोई काम का नहीं है, तो आप उसमें निकाल सकते हैं। तो जब निकालेंगे आपका खाने का, रख रखाव का, दवाई का सारा खर्चा बचेगा। तो इसीलिए भी वो मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। और एक जो चौथी बहुत मतलब जो बहुत अहम बात है वो है कि अगर गाय अगर कोई मतलब सांड से कोई प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, गाभिन नहीं हो रही है, तो उसको भी क्यों रखें हम? मान लीजिए अगर 75% अगर गाय का सब कुछ सही है, अगर 75% तक वो गाभिन का जो चांस रहता है कोई सांड से अगर होती है, तो हम उसको रख सकते हैं। अगर 52% होता है, अराउंड 52%, तो उसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चनेबल है, इसमें सुधार लाना बहुत जरूरी है। हो सकता है खान पीन में थोड़ा कम हो, थोड़ा एक्सरसाइज में कमी हो, तो इसको हम देंगे तो ये बढ़ सकता है। और तीसरी अगर 10-12 तक आ रही है, अगर वो इतना परसेंट बस इतनी प्रतिशत अगर वो गाभिन कराने में सक्षम हो रहा है, तो बेहतर है ये इसको हटा दिया जाए ना।
अभी हम चलते हैं कि अगर हम मूल्यांकन किस किस भाग में हम करेंगे। तो पहला है बुल, जो हम सांड की हमारे क्या क्या उसका हिस्ट्री या इतिहास रहा है, जैसे कि उसके माँ के कितना दूध का क्षमता था, उसका जो प्रोजेनी हुए हैं मतलब उसके जो बच्चे हुए हैं वो कितना दूध दे रहे हैं, ये सांड कब सेक्सुअल मैच्योरिटी या प्यूबर्टी में कब आए थे उसमें, और कौन सी ग्रुप में है, ठीक है, मान लो कौन सी नस्ल की है, वो सब जानकारी बहुत जरूरी है। उसके अलावा कोई मतलब ऑपरेशन हुआ था या फिर कोई हर्निएशन वगैरह कुछ हुआ था, उसका कोई अगर ऑपरेशन हुआ है वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए हर्निएशन हो गया है तो वो गाय के ऊपर चढ़ने में मतलब सक्षम नहीं है, और कभी कभी कुछ बीमारी क्या होता है, वो इस एक बुल से वो दूसरे अपने प्रोजेनी मतलब अपने बच्चों पे जाने का भी बहुत वो रहता है, चांसेस रहता है कि वो अगली बार में चला जाए। तो ये सब समस्या को हटाने के लिए तो ये जानना बहुत जरूरी है। उसके अलावा उसमें सही से टीका लगा है कि नहीं, अगर इसी से इस बुल से मतलब अगर कहीं मेटिंग हुआ था किसी गाय से, अगर वो एवर्सन हो गया है तो उसका भी जानना, अगर बच्चा गिरा दिया और गाय, उसका भी जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अगली भाग में आते हैं फिजिकल कंडीशन ऑफ द बुल। बुल का जो शारीरिक मतलब स्थिति कैसा है, वो किस हिसाब से, कैसे उसका बिहेवियर व्यवहार कैसा है, बहुत गुस्सेलू वाला है या फिर पूरा से शांत है। तो दोनों में हमें नहीं चाहिए। बहुत एग्रेसिव होता है तो हम मानते हैं कुछ वाइसेस से, मान लो कुछ आप देखे होंगे कुछ बुल जैसे खाते वक्त दूसरों को मारते हैं, लड़ाई करते हैं, वो वाइसेस को हम कंट्रोल भी करा जा सकता है। तो लेकिन उसका जानना बहुत जरूरी है। तो ज्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा पतला भी होना नहीं चाहिए, और कोई भी जैसे बाहर की कोई जैसे होता है, हम बोलते हैं कोई आवाज कोई निकाल दिया तो वो हमेशा सतर्क होना चाहिए, जैसे अलर्टनेस कहते हैं। तो वो बुल में वो सतर्कता होना बहुत भी जरूरी है। उसके बाद कोई अगर व्यवहार मतलब खाने के टाइम या पेशाब करने के टाइम, पेशाब करने का टाइम क्या होता है, जैसे कि कोई कभी पेशाब करते वक्त ब्लीडिंग हो रहा है कि नहीं, ब्लड खून आ रहा है कि नहीं, या कोई दर्द हो रहा है कि, ये सब जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जैसे पथरीला हो जाता है तो वो दर्द होता है, तो वो सबका जानना बहुत जरूरी है। और हमेशा बुल क्या होता है, थोड़ा मास्कुलाइन होना बहुत जरूरी है। अगर फेमिनाइन होता है मतलब जैसे कि हम बोलते हैं जैसे मर्द जैसा जैसा होता है, तो उसी हिसाब से एक मास्कुलाइन होना चाहिए, उसके शरीर से उसका जो व्यवहार उसमें सब प्रतीत होना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका आगे वाला हिस्सा और पीछे का जो हम बोलते हैं शोल्डर रीजन, जो छाती का हिस्सा जो है, और पीछे का जो पूरा पीछे पैर सब सब सख्त और मजबूत होना चाहिए। क्योंकि जब इजाकुलेट कोई बुल करता है तो पूरा अपने पूरा जो भार है वो पीछे की दो पैर में ही रखता है, तो पूरा उसमें सारा ताकत लगाता है। तो सारा मसल्स जॉइंट्स सब जो पूरा मांसपेशी सब सुस्त और तंदुरुस्त होना चाहिए। इसीलिए ये बहुत जरूरी है जानना कि जो न्यूरोमस्कुलर एंड हुप सिस्टम यानी जो स्नायु पेशियों जो उसके जो खुर प्रणाली है वो सब सही सलामत रहो। खुर में क्या, अगर खुर में कोई दिक्कत होगा तो क्या होगा, अगर खुर में कोई समस्या है तो जाहिर सी बात है जानवर उसमें खड़ा नहीं हो पाएगा। अगर खड़ा नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, तो मैटिंग कैसे करेगा, वो तो नहीं कर सकता है। तो इसीलिए ये बहुत अहम रखता है इस चीज का। तो कोई भी जैसे कि हाइंडली में जैसे मैं पहले बोला कि जो पीछे वाला पैर है पूरा फुल एक्सटेंशन होता है, पूरा ऊपर पूरा भार के इजैकुलेट करता है। अगर कोई जॉइंट में हल्का सा भी कोई जैसे पेन है तो वो सक्षम नहीं हो पाएगा। और पैर जो है, पीछे का पैर या आगे का पैर हम साइड में देखेंगे, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ बैल या सांड में बोलते हैं जैसे सिकिल शेप हो जाते हैं, जैसे पूरा ऐसे टेढ़ा हो जाता है, या फिर बहुत पीछे की तरफ पैर रखते हैं या साइड ऐसे करते हैं। तो चारों तरफ अगर हम देखेंगे उसका कंफर्मेशन या फिर केस वो पूरा परफेक्ट होना चाहिए, सब बैलेंस होना चाहिए, तब भी जाके हम उसको आगे वीर्य संग्रह के लिए हम उसको उसका जो प्रजनन क्षमता के लिए हम आगे पास कर सकते हैं ना। आगे चलते हैं कुछ और जो हमारे जो सिस्टम से तंत्र है उसके बारे में, जैसे कि श्वसन तंत्र कैसा है, मूत्र प्रणाली का कैसा है, पाचन तंत्र कैसा है, और
परिसंचरण तंत्र कैसा, ये जो रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरिनरी और सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें भी कोई कमी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम देखेंगे श्वसन तंत्र में अगर कैसे सांस ले रहा है, और अगर उस सांस में कोई दिक्कत लेना हो तो वो जाहिर सी बात है वो नहीं हो पाता है कंप्लीटली। तो इसीलिए जो सांस लेने का जो रिदम होता है कितना, और वो कैसे रिदम रह रहा है, बहुत जरूरी है। अगर सांस ढंग से नहीं ले पा रहा है तो हम उस सांस को हम क्वालिफाई या फिर आगे सहन नहीं कर सकते हैं। उसी हिसाब से पाचन शक्ति, अगर उसके मुंह के अंदर कोई जीभ में, या फिर जो मुंह के अंदर कोई छाला पड़ा है बहुत दिन से, या फिर कुछ दांत टूटा हुआ है, ये सबको बहुत बारीकी से देखना है। ध्यान रखिएगा, कोई भी जब भी आप सांड को इसके लिए प्रजनन क्षमता के लिए हम अगर जांच कर रहे हैं, कोई भी ऐसे की सिस्टम या तंत्र बचना नहीं चाहिए। पूरा बारीकी से हमें जांच करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप बाहर से बहुत सुंदर दिख रहा है, हाँ सही है, लेकिन अंदर देखे कि उसमें जीभ का गड़बड़ी है, तो जीभ अगर गड़बड़ी होगा तो क्या वो खाना नहीं खा पाएगा ढंग से। तो और वो भी नहीं जानते हैं वो जीभ के जो बीमारी है, हो सकता है खुरपा का, मुंह का भी हो सकता है, तो उसके चलते हम उसको भी हम नाकार कर सकते हैं। तो इसीलिए हर चीज को बारीकी से परख लेना बहुत आवश्यक है। उसके बाद जैसे मूत्र प्रणाली में क्या देखेंगे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बोले कि अगर कोई पथरीला का है क्या नहीं, अगर पेशाब कर रहा है तो कैसे पेशाब कर रहा है, कितना फ्रीक्वेंसी, अगर ऐसे नहीं कि पेशाब रुक के आ रहा है या पेशाब के साथ खून मिल के आ रहा है, वो सब बारीकी से आपको देखना है और नोट डाउन करना है। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या अहमियत, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी जो परिसंचरण तंत्र और ये श्वसन तंत्र का एक पूरा सीधा इसका संबंध है। अगर क्या संबंध है, अगर श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र अगर सही नहीं है तो क्या होगा, सांड वो ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाता है, ठीक है, ज्यादा काम नहीं कर सकता है, तो उसके हिसाब से उसका जो बाहर से तो अच्छा दिखेगा, लेकिन उसका जो अंडकोश के अंदर जो वीर्य जो पैदा होते हैं वो सही से नहीं होंगे। तो इसीलिए आपको ये सब बारीकी से ध्यान देना होगा। उसके अलावा जो सबसे अहम बात है वो है आपका सांड के जनन तंत्र की जांच, जो जेनेटल सिस्टम की जांच करते हैं। ये उसमें क्या क्या आता है, मान लीजिए प्रीप्यूस आता है, पेनिस या लिंग आता है, अंडकोश आता है, तो ये सब बाहर से हम जैसे करते हैं, कुछ बाहरीले पार्ट में करते हैं और कुछ अंदर के पार्ट में हम जांच करते हैं। तो मान लीजिए प्रीप्यूस जैसे हम कर रहे हैं, तो कोई भी प्रीप्यूस क्या होता है ना, कहीं भी जुड़ा हुआ ना हो, कि या फिर जैसे प्रोलैप्स ना हो, जैसे कि पूरा ढीला पड़ गया हो, या उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो, वो सबको हमें बारीकी से देखना होगा। नजदीक जाके पकड़ के आपको देखना है कि कहीं कमी नहीं हो क्या। उसके अलावा जो लिंग में क्या हम देख सकते हैं कि कोई अगर जब इरेक्ट हो उसी टाइम आपको जांच करना है, उस टाइम आपको पता चलेगा कि कहीं इधर उधर मुड़ा तो हुआ नहीं, ठीक है, उसमें कोई इन्फेक्शन है कि नहीं। और मान लीजिए कभी कभी कुछ सांड में क्या होता है कि साइड में जैसे कि साइड वाइज जैसे थोड़ा टेढ़ा हो गया हो, तो वो सबको हमें बारीकी से जांच करना है। और बहुत रेयर बहुत कम मिलता है, जैसे फ्रैक्चर, जैसे कोई टूट गया, जैसे हम कहते हैं लिंग टूटना, जैसे कहते हैं पेनाइल फ्रैक्चर होता है, वो हुआ कि नहीं इसलिए देखना है। तो वो तब पता चलेगा जब पेनिस वो इरेक्टाइल स्टेज में हो। उसके अलावा जो स्क्रोटम एंड टेस्टिस, जो अंडकोश को हम जानते हैं, तो उसको कैसे देखा जाए, पहले से दूर से देखना है, उसका परिधि कितना है, कितना उसमें जो सॉफ्ट एक हेयर कोट एक रहता है वो सही है कि नहीं। तो बारीकी से दोनों, अगर बाएं और दाहिने का जो अंडकोश है दोनों, वो दोनों सेम साइज में है कि नहीं, या एक ऊपर एक नीचे, वो सब देखना है। कभी कभी सांड में क्या होता है, एक वो नहीं आता है, अंडकोश अंदर ही रह जाता है, उसको भी हमें बारीकी से जांच करना है, ठीक है। अगर स्क्रोटल सर्कमफ्रेंस या अंडकोश की परिधि अगर ज्यादा होता है तो वो ज्यादा सीमेन देता है, अगर कम होगा तो जाहिर सी बात है वो कम देगा। किसका साइज कितना है, और अगर हम छू रहे हैं कि वो कितना हार्ड है, सॉफ्ट है, ज्यादा हार्ड होता है तो क्या होता है, हम बोलते हैं इसको, हो सकता है कि उसका फाइब्रोसिस हो गया हो, तो वो कुछ भी देने के लिए वो अंदर की जो वीर्य निकलेगा वो सारा खराब निकलेगा, तो उसको भी हमें बारीकी से ध्यान देना है। इसके अलावा हम अंदर में भी कुछ जैसे कि शाकाहारी जैसे होते हैं जो जेनेटल सिस्टम में, उसमें क्या रहता है, जैसे कि एक होता है प्रोस्टेट,
सेमिनल वेसिकल, एम्पुला, ये सब परेक्टली हम उसमें सांड की रेक्टम में हाथ डाल के हम परेक्टली एग्जाम करके जान सकते हैं। तो हाथ डाल के आप सेमिनल वेसिकल इतना बड़ा है तो आप उसको आराम से देख सकते हैं। अगर उसमें कोई गड़बड़ी हुआ है तो आप, अगर आपके पास अल्ट्रासोनोग्राफी का मशीन है, उसको आराम से आप अल्ट्रासोनोग्राफी से भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर क्रोनिक इन्फ्लामेशन कहीं है अंदर, तो वो भी आप, वो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा तो मतलब बहुत दिन तक अगर कोई इन्फेक्शन आपका रहा है तो उसको आप क्या होगा, वो जो ऑर्गन है, वो पूरा बड़ा हो जाएगा। तो आप आराम से आप जान सकते हैं कि हाँ यहाँ गड़बड़ी है। तो उस केस में आप वो सांड को निकाल सकते हैं। तो उसमें है अगली जो भाग है वो है सीमेन इवैल्यूएशन, सांड के वीर्य का मूल्यांकन। तो हम तो अभी सारा सांड या बैल का हम सारा सिस्टम देख लिए, बाहर इलाज जितना, मुंह से लेकर उसके शोल्डर में, छाती से लेकर सारा मसल कैसा है, सारा श्वसन तंत्र कैसा है, मूत्र प्रणाली कैसा है, सारा देख लिए। तो अभी जो बचता है सबसे ये है वीर्य का मूल्यांकन। वीर्य का मूल्यांकन जो करते हैं वो बहुत भाग में हम करते हैं, उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन इसमें जो कॉमनली कुछ में जो हम करते हैं, जो बहुत साधारण मामले में इसमें ये है कि कितना अमाउंट दे रहा है, ठीक है, उसमें कितना वीर्य रहता है, और उसमें जो मोटिलिटी जो होती है, जैसे ये सब स्टेज है। फॉर एग्जाम्पल अगर बताएंगे, सांड में मान लीजिए 1 से 10 ml तक वो सीमेंट देते हैं, तो अगर 5 से हम अगर एबोव हो रहे हैं तो वो अच्छे सांड है, हम उसको ले सकते हैं, एवरेज हो ये। उसी हिसाब से अगर 1 ml में 500 से 1500 मिलियंस अगर शुक्राणु हैं तो वो उसको हम अच्छा मान सकते हैं। और मास मोटिलिटी मतलब एक साथ में जो सारा जो एक साथ जो घूमते हैं, जो चलते हैं, उसको कहते हैं हम मास मोटिलिटी। तो उसके जो हम स्कोरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे मूल्यांकन करते हैं। तो जो बहुत तेजी से चलते हैं, पूरा ऐसे सूर्य होकर हम जो बोलते हैं, पूरा ऐसे एक बार में चलते हैं ऐसे जैसे, तो उसको हम 5 में देते हैं। तो धीरे धीरे से, तो जैसे कम होता जाएगा उसी हिसाब से हम 1 से सबसे निम्नतम है, तो 3 और ऊपर जो होते हैं हम उसको ले सकते हैं। इसके अलावा और एक जांच करना बहुत जरूरी है कि कितना परसेंटेज या कितना प्रतिशत उसमें बचा है, मतलब जिंदा है। मान लीजिए 100 वीर्य हैं, उसमें से कितना प्रतिशत बचे हैं, कितना मरे हुए हैं, उसका भी जानना बहुत जरूरी है। मान लो 70% से ऊपर अगर जिंदा है शुक्राणु, उनको हम इसमें ले सकते हैं। अगर लाइव डेड मतलब जो कितना परसेंटेज जिंदा है और कितना मरा है, उसका भी हम टेस्ट करके हमें जानते हैं। अगर 80% से ऊपर जिंदा है तो वो वीर्य को हम ले सकते हैं, सही है। उसके अलावा अगर और कुछ गलतियां हैं, जैसे कि कुछ वीर्य में से उनका जो टेल रीजन, जो पूंछ होता है, वो ऐसे कॉइल हो जाता है, सर्कुलर हो जाता है, तो अगर वो 5% से मतलब कम है तो उसको हम ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा और एक जो होता है बुल का मेटिंग बिहेवियर भी हम देखना है, और कैसे जो प्रजनन के टाइम में कैसे वो बिहेवियर करता है, वो भी एक टेस्ट होता है, जैसे कि लिबिडो टेस्ट। लिबिडो टेस्ट क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक हिपर को, जो हम रिस्टेंट हिपर किए हैं जिसमें, या फिर कोई टीजर बुल जिसमें मतलब गाभिन में कोई मतलब है ही नहीं, तो उसको अगर हम पूरा प्री स्टिमुलाइज एक बुल को हम ये करके छोड़ते हैं, तो कितनी जल्दी वो माउंट करता है, कितने जल्दी उसके ऊपर चढ़ता है, तो उसको हम लिबिडो टेस्ट कराते हैं। और एक होता है सर्विंग कैपेसिटी टेस्ट। सर्विंग कैपेसिटी टेस्ट क्या होता है, वो मूलतः एक कंपटीशन टेस्ट होता है। मान लीजिए 3-4 ऐसे हिपर को बांध के रखे हुए हैं, तो 3-4 बुल को मतलब ऐसे छोड़े, कौन बुल ज्यादा हम सर्विस कर पा रहा है, कितना माउंट कर पा रहा है, तो उसी के हिसाब से हम ये सर्विंग कैपेसिटी टेस्ट कर सकते हैं। मूलतः ये कोई भी एक बुल जो 3 टाइम्स अगर 40 मिनट के अंदर अंदर कर पाता है तो वो अच्छा मानते हैं। अभी आते हैं, ये सब तो हम जान लिए हैं, अंडकोश के परिधि से लेकर सारा जो स्पर्माटोजोआ का जो कैसे घूमते हैं, मतलब कैसे उसका गतिशीलता है, कितने मरे हुए हैं, मतलब स्पर्म, ये सारा हम देख लिए, इसी पे जांच करेंगे। तो हम किसको सैटिस्फैक्टरी, किसको अनसैटिस्फैक्टरी, मतलब किसको हम रखेंगे, किसको निकालेंगे, तो कितना किसको मार्क देना है, तो वो सब अभी हम देखेंगे। मान लीजिए ये अब स्क्रोटल सर्कमफ्रेंस की बात कर रहे हैं सेंटीमीटर में, कोई भी जैसे कि अगर सांड है जो मान लीजिए ये 30 महीना के ऊपर है,
और उसका अगर परिधि जो है स्क्रोटम का जो हम बोलते हैं अंडकोश का परिधि 40 सेंटीमीटर से ऊपर है तो उसको 40 मार्क मिलेगा। उसी हिसाब से अगर कोई जैसे 30 महीने का ऊपर है लेकिन उसका जो परिधि जो 33 से कम है तो उसको हम 10 मार्क देंगे। उसी हिसाब से अगर जो फेयर है 33 से 40 के बीच में आता है तो उसको हम 24 देंगे। तो उसी हिसाब से हम मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर जो स्कोर पॉइंट करते हैं कि हाँ इसमें इतना 40 मार्क था, मान लीजिए हम हो सकता है 29 में 39 हुआ है तो इसमें मार्क है, तो हम जोड़ते जाएंगे। एक बुल आया तो इसको इसमें से 40 मिला, 40 से 40 मिला है। तो उसी हिसाब से अगर शुक्राणु की गतिशीलता हम देखेंगे, शुक्राणु का गतिशीलता देखेंगे, अगर बहुत अच्छा है, अगर बहुत तेजी से वो भाग रहे हैं तो 20 दे सकते हैं। अगर उससे थोड़ा कम भागता है, ठीक है, अगर इंडिविजुअल जो एक एक सीमेन का एक एक शुक्राणु का अगर हम देखते हैं कि ज्यादा मतलब तेजी नहीं लेकिन ठीक ठाक है तो उसको हम 12 मार्क दे सकते हैं। और सबसे अगर कम है मतलब बहुत ही स्लो अगर भाग रहा है, मतलब जैसे होता है ना कोई धक्का देके जैसे दे रहा है, बहुत स्लो भाग रहा है, तो उसको हम 3 मार्क से शुक्राणु का गतिशीलता के ऊपर भी हम ऐसे स्कोरिंग कर सकते हैं। उसी तरह कोई भी शुक्राणु के अंदर कोई अगर गड़बड़ी है, कोई कमियां हैं, तो उसको भी हम वेरी गुड, गुड, फेयर, पोर में भी मतलब ये इसी हिसाब से बांट सकते हैं। जैसे कि अगर टोटल एब्नॉर्मलिटी 25 से बहुत कम है तो इसको हम 40 मार्क दे सकते हैं। अगर 26 से 39 के बीच आता है तो हम उसको 24 मार्क दे सकते हैं। उस हिसाब से अगर 59 से ज्यादा है, मतलब मान लो कि 60% ज्यादा है तो बहुत खराब ही है वो, तो उसको हम 3 मार्क देंगे। तो ये जो 3 है उनके सारा कुछ देके हम मिश्रण करेंगे तो जो स्कोर बनेगा, जो हम स्कोरिंग प्रणाली जो बनेगा उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। मान लीजिए ये 10 से 40 के बीच में, ये 30 के 40 के बीच में, ये 3 के बीच में, और टोटल जैसे 16 के 100 के बीच में आता है। ठीक है, अभी किस स्थान को हम सिलेक्शन करेंगे या चयन करेंगे जिसका स्कोरिंग 100 से 100 60 से 100 के बीच में आता है। टोटल मार्क हमारा कितना था 100, अगर कोई भी स्थान 60 बाई मतलब 100 में से 60 रख रहा है तो हम बोलते हैं इसे स्कोरिंग में फर्स्ट क्लास बोलते हैं। तो उसी हिसाब से ये स्थान को हम चयन कर सकते हैं। जो उसमें 30 मार्क रख रहा है, मान लीजिए 30 से 100 से 30 रख रहा है तो वो फेल ही है, तो उसको हम चयन नहीं करेंगे। और कभी कभी क्या होता है ना, कुछ जो यंग बुल होते हैं, जवान जो बहुत मतलब शुरू में होता है ऐसे, तो उनका क्या होता है कुछ अभी पूरा संपूर्ण रूप में विकसित नहीं हुआ होगा, थोड़ा खान पीन या फिर एक्सरसाइज का कमी हुआ होगा, तो थोड़ा और टाइम देंगे तो हो सकता है वो उसमें और उभर कर आएगा। तो उसको हम कहते हैं क्वेश्चनेबल, या हम इसको क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। हो सकता है थोड़ी देर बाद वो अगर दोबारा हम जांच करेंगे उसमें बढ़तर हो सकता है, तो इसीलिए हम इसको रखते हैं क्वेश्चनेबल प्रीडर। तो पूरा इसमें जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है, तो हम उसका क्लास मतलब ये जो विषय का आखिर में हम सोपान में पहुंच चुके हैं। तो ये ब्रीडिंग साउंड इवैल्यूएशन यानी जो हम क्यों करते हैं, क्या जो आवश्यकता है, कितना जरूरी है, तो ये जानने के लिए हमें ये करना है कि ऑल सिस्टम्स ऑफ द बुल शुड बी, सारा जो सिस्टम है सांड का वो सब सही होना चाहिए। और जब भी हम जांच करते हैं उसी टाइम खुद को बहुत प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बुल कितना कभी कभी इतना खूंखार बन जाते हैं। आप अगर देखे होंगे स्पेन में सांड की लड़ाई होती है तो कितना वो लोग भी मरते हैं अगर बुल के सींग के पास आ गए। तो इसीलिए आपको भी सफिशिएंट मतलब दूरी में रह के भी आपको करना चाहिए। तो ये सब मेजर लेना चाहिए। और सारा टेस्ट करने के बाद तो बुल को आप सही सलामत, ऐसे कि नहीं अगर आप गलती से किसी पार्ट छोड़ दिए तो वो हो सकता है वो आगे जाके कितने और भी अपने जो बच्चे होंगे उनको खराबी वो ट्रांसफर करता रहेगा। तो इसीलिए पहले से ही आप अगर खराब सांड को हटा देंगे तो नीचे जाके मान लीजिए 100 और जो बछड़ा या बाछी होंगे वो सही सलामत रहेंगे। तो इसमें आपको ध्यान देना है। तो अगर और जानना है इस विषय के बारे में तो आप ये 3 किताब फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें अगर भारतीय सिनारियो में हम भारतीय में अगर देखेंगे तो ये जो है ये 2 किताब आपको MS सक्सेना प्रदीप कुमार के द्वारा आपको मिल जाएगा। तो इसको आप जरूर पढ़िएगा। तो आप सभी को धन्यवाद।